नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। भारत से तनाव के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का फंड दे दिया। चाहते हुए भी भारत पाकिस्तान को दिए गए इस बेल आउट पैकेज के खिलाफ वोटिंग नहीं कर सका। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के खराब ट्रैक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए फंडिंग का विरोध किया और कहा कि पाकिस्तान ने पहले भी जो वित्तीय मदद प्राप्त की गई है उसका उपयोग सही तरीके से नहीं किया। दरअसल 9 मई को वॉशिंगटन में हुई आईएमएफ बोर्ड बैठक में भारत ने पाकिस्तान की बार बार आईएमएफ सहायता की शर्तों को पूरा ना करने पर चिंता जताई। भारत ने आईएमएफ की रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि राजनीतिक विचारों का पाकिस्तान के लिए आईएमएफ कर्ज देने में महत्वपूर्ण भूमिका है। और रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि बार बार बेल आउट मिलने के कारण पाकिस्तान का कर्ज बहुत ज्यादा हो गया, जो आईएमएफ के लिए इसे बहुत बड़ा दिवालिया बना देता है। भारत ने यह भी मुद्दा उठाया कि आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का सही उपयोग नहीं हो रहा है और इस सहायता से पाकिस्तान की सेना और आतंकवादी समूहों को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन मिल रहा है, आतंकियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान को दी जा रही वित्तीय मदद से आतंकवादी संगठन जैसे लश्कर ए तैयबा हुआ, एलईटी जिसे बोलते हैं, जैश ए मोहम्मद हुआ, उनको बढ़ावा मिल रहा है और जो भारतीय भूमि पर एक के बाद एक लगातार हमले करते हैं। तो आईएमएफ में फैसले आमतौर पर सर्वसम्मति से होते हैं, लेकिन जब वोटिंग होती है तो वहां ना यानी विरोध में वोट करने का विकल्प नहीं होता। सदस्य देश सिर्फ समर्थन में वोट कर सकते हैं या वोटिंग से परहेज कर सकते हैं। भारत ने बेल आउट पैकेज का खुला विरोध किया और नियमों के तहत वो केवल वोटिंग से परहेज कर सकता था भारत। और इसके मद्देनजर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में अपने कार्यकारी निदेशक कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को निर्धारित अवधि से 6 महीने पहले ही वापस बुला लिया था। इससे भारत फिलहाल आईएमएफ में वोट देने की स्थिति में नहीं था। करिश्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ी हैं। करिश्मा, आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की तरफ से $1 बिलियन की सहायता दी गई है और लेकिन भारत कह रहा है कि इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इतिहास के पन्नों को पलटे हैं तो यही होता है। आईएमएफ के सामने हाथ फैलाते हैं और फिर अपने आतंकी संगठनों को मदद करते हैं। जी, पहले तो मैं बता दूं कि ये सिर्फ $1 बिलियन का फंड नहीं है। अगर आप इसे टोटल देखा जाए तो ये $2.4 बिलियन फंड है, क्योंकि आईएमएफ ने 2 डिफरेंट प्रोग्राम्स को अप्रूव किया है। जो अच्छा। $1 बिलियन है ये तो इनके नॉर्मल ईएफएफ अरेंजमेंट में आता है, बट एक और है विच इज $1.4 बिलियन जो रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के अंडर आता है, एक क्लाइमेट रेजिलियंस फंड जिसको जो पाकिस्तान के रिव्यू के अंडर चल ही रहा था। और जैसे हम जानते हैं कि ऑलरेडी एक बेल आउट पैकेज $7 बिलियन का चल ही रहा है आईएमएफ को, उनके फिस्कल डेफिसिट और उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को देखकर। जो कल का डिसीजन है ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड डिसीजन तो है, लेकिन जैसे जिस तरीके से मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस चलते हैं, उनका वोटिंग पावर जो होता है वो इससे नहीं डिपेंड होता कि एक कंट्री के पास एक वोट है, बट इससे डिपेंड होता है कि कंट्री की इकोनॉमिक साइज क्या है। और इसमें अगर आप देखा जाए तो आईएमएफ के जो 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसमें सबसे 3 स्ट्रांग जो है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना और जापान, क्योंकि इन तीनों कंट्रीज के पास उनकी इकोनॉमिक साइज को लेकर मैक्सिमम वोट्स है। तो मेजॉरिटी इन तीनों कंट्रीज से ही निकल जाती है और फिर ईयू आता है जिसके अंडर बहुत सारे कंट्रीज कवर हो जाते हैं। इंडिया ने फॉर ऑब्वियस रीजंस इसमें वोट नहीं किया, बिकॉज आईएमएफ के रूल के हिसाब से आप नो नहीं बोल सकते, आप वोट देने से पीछे हट सकते हो। और इंडिया का ये स्टांस बहुत क्लियर था पिछले बहुत ही दिनों से कि एक तो आईएमएफ बार बार पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, पिछले 35 सालों में सपोर्ट कर रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान उनके लोन्स टाइम पे नहीं रीपे कर पाया है। और इस वजह से आईएमएफ ने बहुत बार पाकिस्तान को डाउनग्रेड भी किया है। और उनको आईएमएफ के पास ये पावर होता है कि वो ब्लैकलिस्ट भी कर सकते हैं एक कंट्री को, अगर वो कंट्री उनके लोन्स टाइम पर नहीं पे करते हैं तो। पहली बात ये। और सेकंड, इंडिया का स्टांस बहुत क्लियर है, सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट को लेकर नहीं, कि क्रॉस टेररिज्म की फंडिंग को रोकनी चाहिए और जो भी कंट्री
क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इन्वॉल्व होता है उन्हें कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलनी चाहिए। इंडिया ने अपना स्टांस बहुत क्लियरली कन्वे कर दिया, बट बावजूद क्योंकि ये वोटिंग सिस्टम है बहुत फेयर बेसिस से, कंसेंसस हाँ। बेसिस से होता है, बाकी कंट्रीज ने इसे अप्रूव किया। और अभी अभी ओवरऑल जैसे कि कई रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि अगर अभी तक की बात करें तो पाकिस्तान पर लगभग 131 अरब डॉलर का ओवरऑल कर्ज हो चुका है। पाकिस्तान की हालत ऑलरेडी खराब हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद इन फंड का इस्तेमाल गलत गतिविधियों में करता आया है और इसके सबूत भारत ने भी कई बार पेश की हैं। लेकिन उसके बावजूद ये सब फंड मिलना, ये इसके पीछे की टेक्निकलिटीज क्या हैं करिश्मा? जी, जब कोई मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसे देता है तो वो बहुत क्लियरली बोलते हैं, और आईएमएफ ने भी बहुत क्लियरली ये चीज़ बोली हुई है कि ये फंड उनके फिस्कल हेल्थ के लिए होती है। अगर आप पाकिस्तान के फिस्कल परफॉर्मेंस को देखें तो जो नंबर्स, जो आंकड़े मेरे पास सामने हैं, मैं इसको देखकर आपको बता सकती हूँ कि उनका FY25 टारगेट ही 2.1% ऑफ जीडीपी है। ये बहुत ही कम है। जैसे हम इंडिया चल रहा है 6 to 6.7 के बीच में हमारे नंबर है, और हम काफी पॉजिटिव है कि हमारे इससे बेटर हो सकते हैं, ओइंग टू द फैक्ट कि हमारे रिलेशनशिप ग्लोबल वर्ल्ड में बहुत बेटर है। तो इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बहुत ही लो है, और इसकी वजह से आईएमएफ ने इन्हें सपोर्ट दिया है। आईएमएफ ने ये बात भी जरूर बोली है कि पाकिस्तान ने काफी ग्रोथ दिखाई है इन रिस्टोरिंग देयर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो ये फंड जो भी इन्हें गया है ये बिल्कुल इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से गया है, और एक्सटर्नल इश्यूज को लेकर कुछ भी नहीं गया है। लेकिन ऑफ कोर्स बात ये मुद्दा है टेंशन का, क्योंकि हमें पता नहीं फाइनेंसेस किस तरीके से और क्या यूज होते हैं। इसलिए हमारा ये कांस्टेंट आस्क रहा है वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ से कि आप फंडिंग बंद करिए, क्योंकि इसी से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन्फ्लिक्ट होता है, और शायद इस लूप में बहुत सारे कंट्रीज भी अग्री करेंगे। करिश्मा, आपकी एक्सपर्टीज़ है इस मामले में, और जिज्ञासा के नाते बहुत सारे लोग आम लोग ये बात जानना चाह रहे होंगे कि इतना कर्ज जो पाकिस्तान ले रहा है और ये कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान की वित्तीय हालत, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और हर पहलू को ध्यान में रखते हुए भविष्य आपको क्या नज़र आता है पाकिस्तान का इतने कर्ज के बोझ तले दबे होने के बाद? जी, फिस्कली पाकिस्तान के लिए अगर मैं नंबर्स के हिसाब से जाऊं सिर्फ, और कोई पर्सनल ओपिनियन ना जाऊं, तो अगर आप 2.1% का इनका जीडीपी ग्रोथ देख रहे हैं तो ये काफी कम है। और अगर आपको याद है तो बिल्कुल आई थिंक एक दिन कल ही इनके इकोनॉमिक डिवीजन ने एक ट्वीट किया था, जो लेटर इन्होंने डिलीट किया था, जिसमें पाकिस्तान के इकोनॉमिक डिवीजन ने ये मांग की थी आईएमएफ को कि हमें फंड्स चाहिए, क्योंकि हमारी बेसिक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कंप्लीटली एक्सटर्नल फंड्स पे डिपेंडेंट है। और फिर उन्होंने ये डिलीट कर दिया था ये बोलकर कि ये अकाउंट हैक हो गया है। तो अगर आंकड़ों के हिसाब से जाए, इनका इन्फ्लेशन देखा जाए, इनकी जीडीपी ग्रोथ देखी जाए, इनका फिस्कल डेफिसिट देखा जाए, तो इसके हिसाब से अभी इन्हें बहुत काम करना बाकी है। और आई डोंट थिंक कोई भी इकोनॉमिस्ट, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं बट मैं जितना इकोनॉमी कवर करी हूं, मैं ये जरूर बता सकती हूँ कि इंडिया से कंपैरिजन नहीं हो सकता फिस्कल स्ट्रेंथ में पाकिस्तान का। लेकिन कुछ टीएनसी अप्लाई टर्म्स एंड कंडीशन भी होती होंगी, जैसे आईएमएफ की तरफ से जब जारी किया गया, जैसे आप बता रहे हैं कि ओवरऑल 2.4 बिलियन है, तो इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती होंगी, और अगर उस टर्म्स एंड कंडीशन का पालन पाकिस्तान ना करे, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं करता है वो इसका पालन, तो फिर क्या? जी, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि एक कंट्री का एडजस्टमेंट प्रोसेस होता है, और आईएमएफ इसे एक ग्रेडिंग प्रोसेस में रखता है, जिसकी वजह से अगर आईएमएफ की फाइनेंसिंग उनके टाइम के हिसाब से अगर पूरी नहीं होती है, देखिए काफी तरीके होते हैं। जैसे आईएमएफ ने अगर एक कंट्री को पैसे दिया तो या तो कंट्री वो पैसे रिटर्न करता है, या तो कुछ रिफॉर्म्स या कुछ प्रोमिसेस करता है कि हम ये चीज ठीक करेंगे जिसकी वजह से हम ये फंड ले रहे हैं, चाहे वो इनका इन्फ्लेशन नंबर हो जाए, ग्रोथ नंबर हो जाए, या कुछ और ऐसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ डिस्कशन होती है। अगर ये नहीं होता है तो ये डेफिनेटली आईएमएफ के पास राइट होता है टू नॉट फर्दर हेल्प। और जितना मुझे याद है, क्योंकि मैंने जब आईएमएफ ऑफिशियल से भी इस बारे में बात किया था बहुत रिसेंटली, उन्होंने मुझे बोला था कि पाकिस्तान ऑलरेडी एक बार उनके ग्रे लिस्ट में आ चुका है
रिफॉर्म्स नहीं फॉलो करने के लिए और सही मेजर्स नहीं लेने के लिए। तो ऑलरेडी उनका इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं है in terms of obeying the norms of multilateral financial institutions. तो ये बहुत एक चिंता का विषय भी है। हालांकि इस वक्त भारत की सबसे बड़ी चिंता पाकिस्तान को लोन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वो कैसे करेगा, इससे ज़्यादा ये है कि जो आतंकियों को उसने पनाह दे रखी है, जो सेना और आतंकियों का जो गठजोड़ है, हमें उसको तोड़ना है, हमें उस पर प्रहार करना है। बहुत शुक्रिया करिश्मा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये भी आपको बता दें कि कंगाली से जूझ रही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था IMF सहायता पर बुरी तरह से निर्भर है, या पूरी तरह से आप कह लीजिए, एक ही बात है। भारत के इस मतदान से दूरी बनाने के IMF और अन्य बहुत से वित्तीय संस्थाओं को यह संदेश देने के रूप में देखा जा रहा है कि पाकिस्तान को बिना ठोस कदम उठाए वित्तीय मदद देना क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हो सकता है। पाकिस्तान की कंगाली पर जाते जाते आपको एक रिपोर्ट देते। यह उस पाकिस्तान की तस्वीरें हैं जो भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। इन तस्वीरों को नहीं भूले होंगे आप, ज्यादा पुरानी तस्वीरें नहीं हैं। जब पाकिस्तान में आटे की बोरियों के लिए पाकिस्तान की फौज गोलियां चला रही थी। सोचिए, पाकिस्तान वो मुल्क है जहां आटे की हिफाजत फौज को करनी पड़ती है। भारत को आंख दिखाने की हिमाकत करने वाला पाकिस्तान आटा, दाल, चावल, तेल और चीनी के लिए लड़ मरने पर उतारू था। सरकारी आटे वाले ट्रकों पर टिड्डों की तरह टूट पड़े पाकिस्तानियों की ये तस्वीरें तब पूरी दुनिया ने देखी थी, जहां आटे की हरी बोरियों पर पाकिस्तानी ऐसे टूट पड़े थे जैसे हरी फसल पर टिड्डों का दल। एक अदद बोरी के लिए सैकड़ों भूखे पाकिस्तानियों की आंखों में रोटी की भूख आपने देखी। पाकिस्तान में आटे की लूट और भूख की वो 2 साल पुरानी तस्वीरें अब भी कमोबेश वैसी ही है। फर्क बस इतना है कि अब की बार पाकिस्तान में आटे पर किल्लत तब आई है जब सिर पर जंग की आफत मंडरा रही है। ये ताजा तस्वीरें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आई है, जहां POK के मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी हुकूमत ने जंग की घबराहट में आटे का स्टॉक जमा करना शुरू कर दिया है। उन्हें डर है कि कहीं भारत से जंग हो गई तो भूखा न मरना पड़े। ये आटा हुकूमती हदायत के मुताबिक LOC के एरियाज़ के जितने भी डिपो हैं उन पर जा रहा है। इस वक्त तक हम एक माह का जो है स्टॉक गला कर चुके हैं और मजीद जो है ना 1 माह और करेंगे। इसके लिए हमें 3-4 दिन मजीद लगेंगे। POK में पाकिस्तान आटे की बोरियां तो छिपा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोग दहशत में हैं कि जिस तरह पाकिस्तानी हुकूमत ने उन्हें जंग में धकेलने का इंतजाम कर लिया है, उनकी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। गठिया के साथ से कर सकते, जिंदगी का भरोसा ना हुआ उसे गठी के साथ से कर सके, पता आज कल ना हुआ, बस सिर्फ आज दी सोच है। पाकिस्तान की आवाम तो पहले से जिंदगी से हताश निराश हो चुकी है। POK में तो हालात और बुरे हैं, क्योंकि जिस पाकिस्तान में पुलिस के लोग आटे की चोरी सरकारी गाड़ी में करते दिखते हों, वहाँ जंग के हालात में आवाम का क्या होगा, सोचना मुश्किल नहीं। ये देखें भाई, ये सरकारी आटा है जो कि पुलिस मोबाइल में भर के ले जाया जा रहा है। आवाम बेचारी ऐसे देखती रह गई। ये हालत 2 साल पहले पाकिस्तान में थी और आज 2 साल बाद भी हालात बहुत बदले नहीं हैं। जंग में जाने और बार बार एटम बम मारने को उतारू पाकिस्तान फिलहाल रोटी का इंतजाम नहीं कर सका है। आज तक ब्यूरो।